धक्कड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। विशेष रूप से जैसे आज खास तौर पर हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप को लेकर, जिन्होंने कहा कि साहब, जब मैं यूएन ऑफिस में जा रहा था तो मेरी पत्नी की जान जा सकती थी, मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में अचानक कुछ हो गया। क्या वो हुआ, क्या वो किया गया, या ट्रंप कोई झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को सुर्खी में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रंप के हवाले से, क्योंकि ट्रंप को लगता है सुर्खियों में बने रहने की आदत हो गई है। एक और देश ने इतिहास रच दिया है, 60 साल बाद वो यूएन की मीटिंग में शामिल हुआ है, उससे भी आपको खबर से मतलब रूबरू कराएंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कराची में क्यों उतारा गया भारतीय विमान? ये भारतीय नहीं था, भारत आ रहा था अच्छा। अजरबैजान से। चेन्नई यानी उनकी राजधानी बाकू से चेन्नई आ रहा था, और अरबियन सी यानी जब वह कराची के सबसे नजदीक था, तब काफी हाइट पे 30-32 हजार फीट पे उसकी हाइड्रोलिक समस्या आई, और हाइड्रोलिक फेलियर था या हाइड्रोलिक समस्याएं आ रही थी। हाइड्रोलिक मतलब यूं समझे कि उससे केवल फ्लाइंग में ही आसानी नहीं होती है, बल्कि उससे अंडर कैरेज यानी व्हील जिस पे आता है वो ऊपर नीचे करना, विंग पे जो है सो फ्लैप है उसको आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना एक काम आता है। तो कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि भाई जो नियरेस्ट एयरफील्ड वहां करे। उन्होंने जरूर कराची का नाम भरा होगा अपने डाइवर्शन में, कराची से उन्होंने कांटेक्ट किया और कराची ने उन्हें आने का बोला कि भाई ठीक है, स्वागत है। और ये लोग सुरक्षित वहां लैंड कर गए। जी। इसे मैं ऐसे बाय भी द कह वे सकता हूं इसे मैं हाँ, ऐसे भी कह सकता हूं कि अजरबैजान तो वैसे भी पाकिस्तान का दोस्त है, तो उसके विमान को उतार के कौन सा एहसान कर दिया? नहीं आसान तो नहीं है यह। आईकाओ का यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर बंदिश होती है, बदमाशी करें तो बात अलग है। तो उसके अधीन में ये आता है कि भाई हाँ, उसका अधिकार बनता है इमरजेंसी कि आप उसको गाइड करें, अपने यहाँ लैंड करवाएं, फैसिलिटीज दें। बाय द वे यह कार्गो फ्लाइट था, इसलिए पैसेंजर वगैरह का भी लफड़ा इसमें नहीं था। जी। नहीं, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं कि अजरबैजान से तो पाकिस्तान का दोस्ताना है ना सर, तो इसलिए उन्होंने अगर वहां पे उतार दिया तो कौन सा उसके ऊपर एहसान चढ़ा दिया? नहीं आसान तो नहीं है, लेकिन उसकी एक ऑब्लिगेशन ही बनता है, एक उत्तरदायित्व भी बनता है उसका कि ये उसको माने। ना मानेगा तो फिर पाकिस्तान के ऊपर बड़ा गड़बड़ होगा। हाँ, वो दोनों का दोस्ती तो काफी जबरदस्त है, खासकर इस यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग में चल रही है वहां भी देखने का आ रहा है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जी। अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है जेलेंस्की के हवाले से। जेलेंस्की का ये कहना, वो भी यूएन में खड़े होकर, जहाँ ट्रंप है, पूरी दुनिया मौजूद है, कि भैया जंग सिर्फ एक बंदा रुकवा सकता है, वो है चाइना। ये वो कहना क्या चाहते हैं इससे? देखिए, इस बार करीब 8-10 मिनट उनकी बात हुई ट्रंप से। इस पर बहुत खुश हैं, उन्होंने यह बयान दिया कि ट्रंप जो पहले नहीं समझते थे, मेरी बातें नहीं सुनते थे, पूरी बातें अब मान रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस पर ट्रंप ने बहुत सारे बकवास किए, जिसमें यह भी कहा गया कि रूस सुपर पावर नहीं तो 7-8 दिन में हरा देता यूक्रेन को। ऐसी कौन सी बड़ी बातचीत थी? जिस सुपर पावर की बात कर रहे हैं खुद अमेरिका के, कि उनके नेतृत्व में भी 4 वर्ष उसका हिस्सा था जब अफगानिस्तान में वो 20 साल लड़े और वहां से मार के भगाए गए। वो भूल गए कि सुपर पावर क्या हुआ। वियतनाम तो खैर दूर की बात है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो ट्रंप ने और भी सारी बातें की, उसमें यह भी कहा कि चीन और इंडिया, खासकर यूरोपियन यूनियन का भी नाम लिया, कि ये लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, वो कभी भी हार सकता है। यूक्रेन वापस अटैक कर सकता है, जो थोड़ी मोड़ी हारी हुई छोटी सी बातें कोई है नहीं। यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन ही नहीं वापस ले सकता है, बल्कि रूस में भी घुस सकता है, जो जी। मर्जी आए बोला। और इसलिए इन देशों के ऊपर और भी प्रतिबंध लगाएंगे, और भी टैरिफ लगाएंगे। और इसी के जोश में कर रहे हैं कि चीन चाहे तो वह युद्ध को रुकवा सकता है, क्योंकि अधिकांश तेल वही खरीदता है और उसके पैसे से रूस हथियार खरीदता है या बनाता है और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। जी।
इसके राजनीतिक मायने समझाइए सर। एक तरफ तो रूस को ये कहना कि तुम सुपर पावर नहीं हो, जबकि यूक्रेन के साथ पूरी वेस्ट दुनिया और अमेरिका खड़ा हुआ है। दूसरा, चाइना को ये कहना कि तुम जंग रुकवा सकते हो। क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस नहीं लड़ रहा है, चाइना उसको लड़वा रहा है, और हम जो है ये संदेश पूरी दुनिया को दे देंगे, तो वैसे ही अपने देश के अंदर पुतिन की गत हो जाएगी? पॉलिटिकल मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले इतना बता दूं कि अभी वहां की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री जो डेवलप हो रहा था कि ट्रम्प कुछ दिनों में, एक दिन में, कुछ हफ्तों में, महीनों में मतलब युद्ध बंद करवा देंगे। अब उनकी जो बेइज्जती हो रही है उससे दरकिनार करने के लिए नैरेटिव बदल रहा है कि चीन चाहे तो रोक सकता है, भारत चाहे तो रोक सकता है। ये सब बकवास की बात है। पॉलिटिकल मीनिंग यह स्पष्ट है, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं, इसीलिए आज दोहराया नहीं, हम्म। कि जहां तक अमेरिकी साम्राज्यवाद का बात है, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि ट्रंप हो या बाइडेन पहले रहे हों, या अभी रिपब्लिकन्स हो, उसके पहले डेमोक्रेटिक पार्टी रहे हों, उनका सामान बिकना चाहिए, उनको दुनिया के क्षेत्र पर कब्जा होना चाहिए, उनका वॉर इंडस्ट्रीज आगे चलना चाहिए, ताकि अपने देश में जो भी लोग को वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे पर्क्स देते हैं और गरीब लोगों को वो टिकट देते हैं। वो टिकट वैसे ही जैसे यहाँ 5 किलो अनाज देते हैं, उस टिकट या टोकन कहें हमारे समझने के लिए, तो 3 दिन रात में घर में रहने के लिए मिलता है, 3 दिन का खाना मिलता है, ये सब चीजें होती ताकि तुम लड़ो शरो मत और इस पर मानो। तो ये सब चीजों को करने के लिए जरूरी है युद्ध हो, और ये कहीं से नहीं चाहते हैं युद्ध बंदी हो। कितना भी जोर लगा रहे हैं कि 7 देशों में युद्ध रोक दिया, लेकिन जो मुख्य युद्ध चल रहा है वहां तो जब खामोश है, जहां बिल्कुल। जनसंहार जारी है 21वीं शताब्दी में। जी। बिल्कुल। पुतिन और जिनपिंग क्यों नजर नहीं आए यूएन में सर? पुतिन, जिंगपी और साथ साथ कहे तो मोदी, ये तीनों के तीनों नहीं गए। जहां तक पुतिन और जिनपिंग की बात है या शी की बात है, मैंने कहा था शी जनरली ऐसे जगहों पर नहीं जाते। वो अपने जो उनके प्रीमियर हैं, क्यूआंग या जो भी हैं, वो जाते हैं। पुतिन की बात है चूंकि उनके अगेंस्ट में आईसीसी का वारंट है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो युद्ध चल रहा है उससे बहुत सारी बातें होंगी, की जाएंगी, वो उसको नहीं झेलना चाहते। अब अंदर में जो लड़ाइयां चल रही उसी में वो बहुत व्यस्त हैं। इसमें लावरोव को भेजा, नरेंद्र मोदी ने जैसा है जयशंकर को भेजा, वो जरूर जाना चाहते, निश्चित रूप से जाना चाहते। लेकिन कारण जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है वो कि वह नहीं चाहते थे कि वह ट्रंप के सामने हो। ट्रंप को कम बताया जा रहा है। दूसरा मुख्य कारण दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के शरीफ के साथ वो स्टेज शेयर नहीं करना चाहते, तो वो गलत बात है। ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते हैं, मुख्य मुद्दा वही है, इसलिए नहीं गए। नहीं तो ऐसे मौके जहां की 140 देशों के प्रमुख हैं और हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाए, यह संभव नहीं था। जी। दो और देश ऐसे सामने आए हैं यूरोप के, जो कह रहे हैं कि हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। एक तो कह रहा है हमारे यहाँ पे ड्रोन हमले किए गए हैं, जो स्पेन है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो कह रहा है कि 3 बार हमारे क्षेत्र का उल्लंघन किया जा चुका है 2025 में। ये जो माहौल मैं बार बार आपसे कहता हूं, बहुत सारे देश हैं लगातार बना रहे हैं रूस के खिलाफ, क्या वो वाकई में बनता जा रहा है? ये तो बना रहे हैं निश्चित रूप से। छोटे छोटे एस्तोनिया और ये अभी शायद नहीं, लातविया नहीं, एक और देश है, उसने भी अपना कहा है कि भाई हमारे देश में आपका ड्रोन घुसा है, और वहां के एयरपोर्ट कुछ घंटे के लिए बंद किए गए। और कई जगह पर ड्रोन तो ऐसा है कि उसका नामो निशान नहीं है। इसी तरह से ही वार्निंग दे दिया, एयरपोर्ट बंद कर दिया। यानी अपने देश के अंदर भी ये माहौल बना रहे हैं, विदेशों में भी बना रहे हैं। नेटो कहीं ना कहीं से इस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये चीजें की जा रही है, यह शुद्ध रूप से बदमाशी और कुछ नहीं है। और यह कहीं ना कहीं से माहौल बना रहे हैं जिससे कि अंतिम क्षण में या अभी बीच में जब यूक्रेन की सेनाएं अंततः ढहने लग जाएंगी, उस हालत में ये लोग अपनी सेनाएं कम से कम पश्चिमी यूक्रेन, यानी जो लुवोव है या जो उस तरह के बाकी लुत्स है, इन सब राज्यों के ऊपर में अपनी सेना भेज के कुछ क्षेत्र को बचा ले, जिसके ऊपर नजर हंगरी की भी है, पोलैंड की भी है कि हमारे भाषा के बोलने वाले लोग हैं, हमारी तरह की संस्कृति वाले, वो हमारे क्षेत्र में आने चाहिए। यानी यूक्रेन कुछ नहीं बच जाएगा, एक हिस्सा संभवतः चले जाएगा इन लोगों के बीच में, ईस्टर्न यूरोप में, बाकी हिस्सा रशिया में, और बाय एनी चांस हो गया तो सेंट्रल में कहीं ना कहीं से तथाकथित रूप से यूक्रेन बचेगा, जिसके अंदर में केवल वो अपने
गार्ड्स रख पाएगा अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ नहीं कर पाएगा। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का, और यहीं बहुत कुछ हुआ है यूएन को लेकर। लेकिन पहले बात करते हैं उस मीटिंग की जो ट्रंप ने की है अरब देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ 50 मिनट तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखिए वो गुण गा रहा है ट्रंप का, तुर्की के राष्ट्रपति को देखिए वो गुण गा रहा है ट्रंप का, लेकिन ट्रंप तो नहीं बता रहा 50 मिनट क्या बात की है उसने। नहीं, ट्रंप नहीं बता रहे हैं। और यह जो प्रशंसा की जा रही है कतर के एमीर, यानी जो वहाँ के राजा महाराजा जो भी है, जैसे भी समझे, और ये आपके एर्दोगन, ये दोनों, और कहते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। ट्रंप ने भी कहा कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और यह जल्दी ही कुछ ना कुछ मतलब रंग लाएगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या बातें की है, क्या बातें हुई हैं, तो इन्होंने कहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा जल्दी। अभी तक कोई भी इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, यानी अभी तक जो भी बातें हुई हैं वह छुप के बातें हुई हैं। और क्या बातें हुई है नहीं हुई है, ये लोग चमचागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद की इसलिए थोड़ी सी एक हल्की सी आशा मुझे नजर आ रही है, क्योंकि कतर पे आक्रमण के बाद से जो अरब कंट्रीज के हेड, जनता तो कर ही रही है। इटली में देख ले, वहां के 60 जगहों में भयानक लाखों लाख लोग सड़क पे आ रहे हैं कि इटली की जो महारानी बन के बैठी हुई है, वह इसके बावजूद कि अधिकांश दुनिया के देश पैलेस्टीन को मान्यता दे रही है, वह देने से इनकार कर रही है, उसके खिलाफ हो रहा है। खैर, तो इस पर हम आते हैं। तो ये जहां तक की चीज है, उम्मीद इसीलिए हो रही है कि एक तरफ जनता जो भड़क रही हो, तो पहले से भी है जनता आ रही सड़क पे। अब अरब कंट्रीज के हेड दबाव डाल रहे हैं जी। कि भाई यह बहुत गलत हो रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया और जो दो देश जो मिले हैं, मुस्लिम देश, वो सब मिले हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ उम्मीद है कि संभवतः अब अमेरिका कहेगा कि भाई हद हो गया, अभी रुक जाओ और बंद करो, और पैलेस्टीन को मान्यता जो दे ही चुके हैं, खासकर जो फ्रांस, इंग्लैंड इन्होंने दे दिया, और दुनिया के कई जगहों में इनका अब दूतावास खुल गया, जी। झंडे लग गए। अब इसको रोकना मुश्किल है। तो थोड़ी सी मुझे किरण नजर आ रही है, पूर्ण रूप तो नहीं मिलेगा, लेकिन तंगड़ी मतलब सार्वभौमिकता मिलेगी। जी। क्या जो चर्चाएं चल रही है कि ट्रंप ने इनसे कहा है कि भाई तुम लोग अपनी सेना बनाओ, अपनी फौज बनाओ, उसको गाजा फिलिस्तीन भेजेंगे, उसी के बाद आईडीएफ को वहां से हटवाएंगे, क्या यही एक बड़ा मुद्दा रहा चर्चा का इनके बीच? आपने बिल्कुल सही, जो मतलब अंतिम कील ठोकने वाली बात होती है। हम्म। मुख्य रूप से ये अपनी फौज क्या बनाएंगे, कोई भी जाना भी नहीं चाहेगा। सीधे के सीधे हमास के खिलाफ नहीं करेंगे। हाँ, बाद में बढ़ने वाले समय में कुछ ना कुछ गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस देंगे। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास उनके नेतृत्व में, जो कि आईडीएफ के कंट्रोल में होगा, आईडीएफ के सैनिक होंगे और इनके देश होंगे। अमेरिका संभवतः अपनी सेना नहीं भेजेगा। हो सकता है पाश्चात्य देश, नाटो के देश भी कुछ भेजे, जिसमें इंग्लैंड सबसे आगे होगा। करके ये लोग तथाकथित रूप से कहेंगे अपने बूट के अंदर में कि भाई पैलेस्टीन, तुम अब स्वतंत्र हो गए, जश्न मनाओ इस आजादी का। जी। यूएनजीए में कल ट्रंप के भाषण पे बाद में आएंगे, उससे पहले बात करते हैं। यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया था, फिर से एक चर्चा हुई है गाजा को, मिडिल ईस्ट को लेकर, और वहां आह्वान किया गया, अपील की गई है जारी इजराइल से कि भाई तुम गाजा में मत मारो। तो ऐसी बातचीत के कोई मायने हैं, और वो भी यूएनएससी के मंच से? अब यूएनएससी अपना कुछ ना कुछ करते रहता है, और वहां पे अमेरिका ने इसका विरोध किया, बाकी 14 देशों ने इसका पक्ष लिया। दक्षिण अफ्रीका के भी जो भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसका साथ दिया, इस रिजोल्यूशन का, कि इमीडिएटली सीज फायर हो, 2 स्टेट की मान्यता, यानी पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता दी जाए। और यह थोड़ी सी बड़ी बात है कि वो अमेरिका से अलग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना रहे हैं। भारत के लिए भी एक शिक्षा है कि मजबूरी में अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि मौका मिलता है तो इसराइल के का भी जो विदेश नीति होता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इन्होंने भी वहां पर जोर लगाया है। और ये अभी टाइम बिंग के लिए जो 5 से अलग जो 10 देश होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर, उसके ये हिस्सा है, जिसको टर्म प्रेसिडेंट कहते हैं। और उन्होंने भी कहा है, लेकिन अमेरिका ने फिर वही पुराना राग अलापा है, बिल्कुल तोते की तरह, जो कि इसराइल या नेतन्याहू कहते हैं कि पैलेस्टीन को मान्यता देने का मतलब है कि हमास को शाबाशी देना है, उनको गिफ्ट देना है, और जो कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। जी। दो मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सर। एक तो जो सड़क पे नजर आया, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका की पुलिस उनकी गाड़ी रोक रही है, उनके साथ बदतमीजी कर रही है। दूसरे, जिस तरीके से मैक्रो बोल रहे हैं खुल के
कि ये जो तमाम दुश्मनियां कर रहा है नेतन्याहू, उससे तो इसराइल के अस्तित्व भी खतरा हो रहा है, और टू नेशन सॉल्यूशन ही इस पूरे इलाके में शांति ला सकता है ये। और इसी के साथ ये भी बताइए कि ट्रंप ने जिस तरीके से यूएनजी में खड़े होकर उन देशों को धमकाया और कहा कि तुम तो हमास को इनाम दे रहे हो फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देकर, इन सबको मिला जुलाकर कैसे देखा जा सकता है? क्या वाकई में मैक्रो ने या फ्रांस ने एक अग्रणी भूमिका निभा दी है, कोई इतिहास रच दिया है? देखिए, जो सबसे पहले जब ये जा रहे थे वापस अपने दूतावास में, यानी न्यूयॉर्क में, यूएनजी के मीटिंग या जहां से भी हो, तो वहां पे इनके गाड़ी को रोक दिया गया। और जब ये उतर के पूछे, उस उतर के खुद गए, मतलब इसकी शाबाशी देता हूं मैं, और वहां से पूछे पुलिस ऑफिसर्स के भाई क्या बात है, तो उसने बताया कि ट्रम्प की का कारवां आ रहा है। तो भाई इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ट्रंप ने उठाया और दिखाया कि भाई आपके स्वागत में, मतलब आप आ रहे हैं तो बंद है, मुझे जाना पड़ रहा है। और बोला तो कुछ आगे नहीं, जो भी बातें हुई हो, और 30 मिनट तक पैदल चल के गए अपने दूतावास घर में। तो चलिए, अंदर से तो गुस्सा आया ही होगा। जहां तक ट्रंप की बात है, ये बार बार दिखाते रहे कि तुम लोग हमारे चमचे हो, इससे अधिक तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यह चीज तो पहले बाइडेन भी करते थे, लेकिन बाइडेन का कहने का तरीका अलग था। ट्रंप जो है सो बिल्कुल, मतलब एक तरह से कहें तो बेशर्म इंसान है, और वह दिखाते हैं कि मैं ही दुनिया का सबसे महान आदमी हूं। वह चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो गॉड का रूप हो, जो भी वो अपने आप को दिखाते हैं, वीडियो शीडियो पोस्ट सब करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया वगैरह पे। तो ये तो जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि भाई अभी की जो स्थिति बनती है, हाँ, बल्कि इन्होंने यह भी कर दिया, जब इनका इंटरव्यू चल रहा था एक वहां के चैनल द्वारा, तो उनसे पूछा गया कि भाई ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 7-8 देशों के बीच युद्ध रुकवा दी है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आपको क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि यदि नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो गाजा में तुम युद्ध बंद करवाओ। तो यह तो बहुत बड़ा एक तरह से खुलेआम चैलेंज है ट्रंप की अथॉरिटी को। और यह अंततः, मतलब परेशान होकर देख रहे हैं कि फ्रांस में ली पेन जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है वो बढ़ रही है, इनका भी जहां तक है वो सब चीज खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, और इन्होंने साथ कहा कि तेल अवीव जो काम कर रहा है, यानी नेतन्याहू उनके गैंग जो काम कर रहे हैं, जिसके पीछे अमेरिका है, वह एक तरह से परपीचुअल वॉर, यानी लगातार हमेशा होने वाले युद्ध में पैलेस्टीन को ढकेल दिया है। वहां शांति होने ऐसी चीज नहीं है। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से तुम क्या कर रहे थे? और तुम नेटो के सदस्य होके तुम वहां पे यूक्रेन के साथ भी तो वही कर रहे हो, तुम युद्ध से अलग नहीं हो पा रहे हो। ठीक है। तो पूरे के पूरे चरित्र में देखे तो यह उन लोगों की अंदरूनी लड़ाई है, जहां बॉस कह रहा है कि तुम, मतलब एक छोटे से चीज हो, वो क्या हो गया, तुम्हारे मतलब पास ये पूंजी, न्यूक्लियर बॉम्ब है। पूंजीवादी आपस में जी लड़ रहे हैं, जी। लेकिन ये कहना सर मैक्रो का कि हम जो है गाजा में कुछ नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वहां हथियार इसराइल को अमेरिका दे रहा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा हमला है ट्रंप के ऊपर। निश्चित रूप से हमला है। तो यही होता है, तो यूरोपियन यूनियन के एक प्रमुख सदस्य हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये E3 के, मतलब 3 ही हैं, इनके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी। वो हर मंच पे शोर मचाते, हर तरह के इसराइल के साथ जो भी इनका डिप्लोमेटिक, स्पेशली इकोनॉमिक जो रिलेशन था, उसको खत्म करते। जी। शायद इनके पीछे पीछे और भी आते, इन्होंने ये नहीं किया, चूक गए। जी सीरिया वाला जो अहमद शरा राष्ट्रपति के तौर पर यूएन में शामिल हुआ है, वो इसी में खुश हो जाएगा कि 60 साल बाद कोई सीरियाई नेता यूएन की किसी मीटिंग में शामिल हो रहा है और अमेरिका उसका इसराइल से समझौता करा देगा, उन शर्तों को भूल जाएगा जो इसराइल शर्तें लगाना चाहता है? जितने भी ये तानाशाह या आतंकी नेता, बड़े बड़े आतंकी नेता होते हैं, ये मतलब खुद अज्ञानी और अंधविश्वासी तो होते ही हैं, बड़े घमंडी होते हैं, और इनको लगता है कि इतिहास में इनका नाम हो। और इतिहास में नाम के लिए भारत में भी देख लें, पुराने समय से लेके आज तक विश्व में देख लें, ट्रंप अपने इतिहास में कैसे नाम दर्ज करवाना चाहता है। और ये अल शराबी कहते हैं कि इतने दशकों में कोई नहीं था, मैं पहली बार आया हूं और इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूं। ये जाहिल लोग जो पूछता नहीं था, इनके ऊपर अभी भी पता नहीं 50 मिलियन या कितना मिलियन या बिलियन डॉलर का भी वो लगा हुआ है कि इनको जो मार के या पकड़ के लाएगा उनको मिलेगा, क्योंकि यह ISIS का एक हिस्सा था और अमेरिका और इसराइल का चमचा मात्र था। और आज ये कहना कि इस तरह की युद्ध बंदी और प्रस्ताव जो इसराइल ने दिया है कि भाई सीरिया कोई भी फ्रंट पे हेवी वेपन नहीं लाएगा,
हेवी वेपन में संभवतः एक नॉर्मल जो तोप होता है जो 20-25 किलोमीटर जैसे वो फोर्स होता था वो भी नहीं होगा, बाकी तो भूल जाइए। और दूसरे भी तरह के जितने भी थे वो घुस घुस के मार रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उधर ड्रूज मिलिशिया को सपोर्ट कर रहा है, यानी तुम्हारा एक क्या नाम है, सुवैदा, उस जी। क्षेत्र को अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में बना रहा है। हम्म। तुम्हारे क्षेत्र का पश्चिमी उत्तरी हिस्सा है वह कहीं ना कहीं से अमेरिका और टर्की के मदद से जो बन रहा है वो अलग अलग जा रहा है। मतलब तुम्हारा नेस्तानाबूद हो चुका है, तुम मात्र एक मॉनिटर के हैसियत से हो, तुम्हारा प्रिंसिपल और हेडमास्टर अलग है, उसके ऊपर जो पैसा देने वाला वो अलग है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं बनेगा। बनेगा तो इसी के रूप में बनेगा कि बड़े बड़े जो सेठ थे और बड़े बड़े जो मिलिट्री लीडर्स थे, तुम उसके एक अदना सा सिपाही थे बस। जी। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी वक़्त भी यही है जो आपने बताई है। पर बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर की। उनका ये कहना कि हम परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहते, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, और पूरी दुनिया में अगर हम संवर्धन कर रहे हैं तो उतना नहीं कर रहे हैं जितना बाकी देश हथियार बनाने के लिए करते हैं। उनका ये कहना और साथ में ये भी जोड़ना कि अमेरिका से बात करने का अभी सही वक्त नहीं है, क्या कहलाता है? ये धार्मिक नेता जो खामेनेई है, धार्मिक नेता तो है ही है, और उसके कारण जो भी उनसे जुड़ा हुआ चीज है, और बहुत हद तक औरतों के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं देखता रहा हूं इनके वक्तव्य को, काफी समय से देख रहा हूं कि इनको टेक्निकल नॉलेज है। हम्म। हो सकता है, संभव नहीं है कि इनको लिख के दिया गया हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसमें गड़बड़ाने जैसा चीज नहीं है। जो हम्म। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है या दूसरे की चीज बोलता है उसमें वह लय नहीं आती है। तो इनको इसकी जानकारी है, मतलब बंदे ने पढ़ाई की है। और इन्होंने जो कई बातें कही उसमें कुछ बातें में यह है कि हथियार बनाने के लिए संवर्धन यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हो 90% की जरूरत होती है, जो हम्म। सही है। हम तो केवल 60% करते हैं, आप हमको 3.5-4% रोक रहे हैं। और 60% करने का मतलब है कि जो हम बिजली और दूसरा चीज में सिविल सर्विसेज में यूज करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है। और हम हथियार नहीं बनाना चाहते, हम्म। हथियार बनाना चाहते तो 90% होते। एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल पे बात नहीं किया, लेकिन पहले कहा हुआ है कि एक्स्ट्रा इसे रखें कि भाई ऐसा थोड़ी है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम गैस लाएंगे, चावल दाल लाएंगे और खिचड़ी पकाएंगे। मतलब ये खिचड़ी पकाने वाली बात उन्होंने जी। कही समझाने के लिए कहा। और ये बहुत पहले से कह रहे हैं, जो कि सही है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। स्पेशली ये वाला बात, दो चीजें कहते हैं कि अमेरिका से बात करना उचित नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। साथ साथ जो आगे होगा उससे इस तरह की हमें हार में यानी खतरा पैदा होगा जिसकी हम क्षति पूर्ति नहीं कर सकते हैं। वो नजर आया, ये जो इन्होंने नहीं कहा, जी। पिछले युद्ध में नजर आया इनकी हर सीक्रेट जो है आईएईए और दूसरे लोग लेके जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर अमेरिका इजराइल दोनों तरफ से आके इसको बर्बाद करेंगे। इसलिए ये बात जो कहा मैं इनका समर्थन करता हूं। एक चीज और, इनके किसी विदेश मंत्री ने या खुद ने या इनका प्रवक्ता ने कहा था कि जी। यदि सही में मिडिल ईस्ट को यदि न्यूक्लियर वेपन से फ्री करना है तो इसराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसको निरस्त करो। जी। बिल्कुल सही बात है। वैसे अब सऊदी अरब के हाथ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम जाने वाला है, क्या होगा? या हवाई चीजें चल रही हैं, वक्त बताएगा। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो ट्रंप महान के कारनामों से जुड़ा हुआ। अरे, मैं एस्केलेटर पे रह रहा था, अचानक वो बंद हो गया, मेरी बीवी साथ थी, वो गिर जाती, उसको चोट लग जाती। अरे देखो, यहाँ का टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद हो गया। ये जो नौटंकियां की हैं ट्रंप ने, ये क्यों की सर? देखिए, ये इन लोगों के पास, मैं बहुत पहले कहता था, अभी भी मतलब बात सही है, कुछ ना कुछ तो गुण है जिसको एक कहते हैं बोलने की कला, अंग्रेजी में स्पीच से स्पीचिफाइंग कहते हैं। हम्म। यानी जैसे उदाहरण के लिए इटली का जो तानाशाह था, फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली बनाया मुसोलिनी ने, उसको बोलने का बहुत कला था। मतलब जनता को सम्मोहित कर लेता था, हिटलर भी कर लेता था। यह मतलब जादूगर है उस तरफ से। हम में वो चीज नहीं, कम से कम मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। और इसके कारण ये लोग जो जुमला देते हैं जनता इस पर विश्वास करती है, जो झूठ बोलते हैं विश्वास करती है, बेतुका बात करते हैं विश्वास करते हैं। लेकिन कब तक विश्वास करेंगे? इसलिए जब तक विश्वास हटे दूसरा जुमला, हम्म। तीसरा भाषण, चौथा, लगातार बार बार देना है। और इसीलिए ये लोग ड्रामा करते हैं, ड्रामेटिक्स में ये लोग बहुत, बिना फिल्म स्कूल में गए हुए ये लोग जो फिल्मी कलाकार होते हैं उससे ज्यादा मतलब धूर्त और मक्कार होते हैं। और बताइए, जो यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन जो टेक्निकल था, उसने जो सारा वीडियो और जो भी
होता है वो सब देखने के बाद से कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रंप का जो वीडियो ले रहा था, वीडियोग्राफर उनका था, उसने गलती से, वह जानबूझ के नहीं कर रहा, संभवतः गलती से उसने कहा है कि हर आप जब एस्केलेटर पर चढ़ेंगे किसी भी मॉल में कहीं पे जाइए तो वहां एक इमरजेंसी बटन होता है, कहीं फंस गया तो दबाए रुक जाए, उसने दबा दी। हालांकि वो गलती से नहीं दबेगा, वो खास एंगल में होता है, या मेरे उसने जानबूझ से किया है। मान लेते हैं गलती से किया, तो इस पे ट्रंप का इतना हंगामा करना यह मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरे, जहां तक टेलीप्रॉम्प्टर की बात है, वो कुछ मिनट के लिए रुक गया था और उस पर उन्होंने 20-25 मिनट का भाषण दे दिया कि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर का बोल सकता हूं। अरे यार, तुम बोल ही के कारण तो चूने हो गए हो तुम। 20-25 मिनट का मौका मिले तो मतलब घंटों तक बात कर सकते हो, इसमें संदेह क्या है? तो यह एक दिखावा है इनका, पाखंड है और कुछ नहीं है जी। क्या ये भी पाखंड है कि ये कहना यूएन कहाँ था, मैंने 7-7 जंगें रुकवाई हैं, यूएन किसी काम का नहीं रह गया है, आज यूएन रहे या नहीं रहे इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। ये कहने के पीछे वो क्या दिखाना चाहते हैं कि एक अकेला शब्द पर भारी जरूरत ही नहीं है किसी यूएन पुएन की। ये पाखंड नहीं है, धमकी है यूएन को कि जो भी तुम हमारे खिलाफ बोलते हो या करते हो वह मत करो। कहते हैं कि अच्छी अच्छी शब्दों का जाल बना के लिख देते हैं जो कि साधारण लोगों को भी समझ नहीं आता है, संभवतः ट्रंप को भी नहीं समझ आता है। ट्रंप को अंग्रेजी जरूर समझ में आता है, लेकिन क्या लिखा गया है वो अधिकांश बात ट्रंप को नहीं समझ में आता है, और इसलिए उसके खिलाफ कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ करके, और खासकर धमकी दे रहे हैं गाजा के ऊपर कि तुम वहां पर शांति की बात करो, झूठ मूठ की बातें बोल रहे हो और कर रहे हैं। तो मेरी नजर में यार, तुम भी कह रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, जनता भी चाहेगी, इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी को भंग करो, एक नया बनाओ, तुम लोग अपना एड्रेस जो अपना कबीला अलग रखो और हमको स्वतंत्र करो ताकि सके और सही मामले में प्रजातांत्रिक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण कर सके जी। बहुत बड़ी और सही बात आपने कही है कि 5-7 लोग जो तुम हो अपने कुनबा अलग बना लो, इसका टंटा ही खत्म करो। इसके जरिए तुम जो खेल खेलते आ रहे हो पिछले 80-85 सालों से, वो सब अब बंद होना चाहिए। और इसी की आड़ में तो तुमने पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा करा इजरायलियों का, बाकायदा यूएन से प्रस्ताव पास करा के। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर। धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज।